अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर का टॉपिक है अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर भी चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी को ही आगे कंटिन्यू कर रहा है और ये चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलें देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने बग और डिबगिंग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि बग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बग क्या होता है? एनी एरर इन द प्रोग्राम इज़ नोन एज अ बग। और डिबगिंग हम किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स फ्रॉम अ प्रोग्राम इज़ नोन एज डिबगिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने एरर्स और इसकी सारी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। एरर्स की तीनों टाइप्स को हमने डिटेल के साथ एग्जाम्पल के साथ देखा था: सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। और स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा था कि सबसे ज़्यादा किस एरर को फाइंड करने में और रिमूव करने में डिफ़िकल्टी होती है। स्टूडेंट, आज जो दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। In unstructured programming languages, the entire logic of the program is implemented in a single module or function. तो स्टूडेंट्स, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम का पूरा लॉजिक एक फंक्शन या एक मॉड्यूल में ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक प्रोग्राम हमारे पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम हमारी जितनी भी कम्प्लेक्स हो, उसमें जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हों, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उस प्रोग्राम को, या आप ये कह सकते हैं कि उस प्रोग्राम के सॉल्यूशन को एक ही फंक्शन में, एक ही मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट किया जाता है। और फंक्शन हम किसे कहते हैं, मॉड्यूल हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो प्रोग्राम की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को एक ही मॉड्यूल या फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ राइट साइड पे जो फिगर है इसमें हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम के सारे सॉल्यूशन को एक ही मॉड्यूल के अंदर, एक ही फंक्शन के अंदर लिखा गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। ये जो एक रेक्टेंगल है हमारे पास, मेन रेक्टेंगल के अंदर वाला रेक्टेंगल, ये एक फंक्शन को शो कर रहा है और तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक ही फंक्शन, एक ही मॉड्यूल के अंदर हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह के कोड को स्पैगेटी कोड भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं जो इस लैंग्वेज में, इस तरह की लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, वो एरर प्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें ज़्यादा एरर्स आने के चांसेस होते हैं, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, उनको समझना मुश्किल होता है क्योंकि सारे का सारा जो कोड होता है वो एक ही जगह पर गुत्थम गुत्था हुआ होता है। उनको मॉडिफाई करना, उनको डिबग करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। मॉडिफाई करने का मतलब होता है कि प्रोग्राम में किसी किस्म की चेंजिंग करना, तब्दीली करना मुश्किल है, और प्रोग्राम में से एरर्स फाइंड करना और उनको रिमूव करना भी उतना ही मुश्किल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं जी? इन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम का पूरा लॉजिक जो है वो एक मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट करने की बजाय प्रोग्राम के लॉजिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स और फंक्शंस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। In structured programming languages, the entire logic of the program is divided into a number of smaller modules or functions. Structured programming languages में प्रोग्राम के पूरे लॉजिक को छोटे छोटे फंक्शंस में, मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये आपको बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं आपको मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करती हैं। और ये हमने सी लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि सी लैंग्वेज जो है वो मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि हम प्रोग्राम को या अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उन
पार्ट्स को अलग से डेवलप और कंपाइल किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स इस राइट साइड पे फिगर में हम देख सकते कि प्रोग्राम के लॉजिक को यहाँ दो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिनको नाम दिया गया है F1 और F2 का। अब स्टूडेंट्स प्रोग्राम लॉजिक को डिवाइड करने का दो फंक्शंस या दो मॉड्यूल्स में ये फ़ायदा हो जाएगा कि F1 को सेपरेटली जो है वो डेवलप किया जा सकता है, F2 को सेपरेटली डेवलप किया जा सकता है, और इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग से कंपाइल भी किया जा सकता है। अब इस तरह की प्रोग्रामिंग अप्रोच में मेन फंक्शन में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। मेन फंक्शन में सिर्फ फंक्शन कॉल्स होती हैं। जब F1 की फंक्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो मेन फंक्शन F1 को कॉल कर लेता है, और जब F2 की फंक्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ती है मेन फंक्शन F2 को कॉल कर लेता है। Each module is a piece of code that implements a different functionality. तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लॉजिक को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। अब हर मॉड्यूल जो है एक पीस ऑफ कोड होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो एक अलग फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। द मेन मॉड्यूल कॉल्स अदर मॉड्यूल्स व्हेन दे आर नीडेड टू एग्जीक्यूट, और मेन मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल्स को तब कॉल करता है जब उनकी एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ मॉड्यूलर मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स लिखने का मॉड्यूलर मेथड है, या आप ये कह लें कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको मॉड्यूलैरिटी का फीचर प्रोवाइड करती हैं। अब स्टूडेंट्स मेन फंक्शन को जब F1 की ज़रूरत होगी वो F1 को कॉल कर लेगा, और जब उसको F2 की ज़रूरत होगी, F2 की फंक्शनैलिटी की ज़रूरत होगी, वो F2 को कॉल कर लेगा। The programs written in these languages are easy to understand. इस तरह की लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको समझना आसान है, उनमें किसी किस्म की चेंजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना आसान है, उनमें से एरर्स फाइंड करना और रिमूव करना आसान है। There is also a less possibility of errors in the programs. प्रोग्राम्स में एरर आने के चांसेस भी इस तरह की अप्रोच यूज़ करते हुए कम होते हैं। स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कैलकुलेटर की। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कैलकुलेटर डेवलप करते हैं तो कैलकुलेटर को अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करते हुए डेवलप करेंगे तो कैलकुलेटर की तमाम फंक्शनैलिटी एक ही मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिंगल मॉड्यूल में मेन फंक्शन में ही प्लस के लिए भी हम कोड लिख रहे हैं, माइनस के लिए भी लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई के लिए भी लिख रहे हैं और डिवाइड के लिए भी लिख रहे हैं। तो इस तरह ये सारा कोड जो है ये आपस में मिक्सअप होने के चांसेस होते हैं। कोड जो है वो सारा इकट्ठा होता है, इस वजह से प्रोग्राम जो है वो एरर प्रॉन होता है, उसमें ज़्यादा एरर्स आने के चांसेस होते हैं। अगर आपने कहीं कोई चेंजिंग करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, वो भी मुश्किल हो जाती है और डिबगिंग का प्रोसेस भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक कैलकुलेटर को ही हम जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच करते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर देखें हमने एक कैलकुलेटर के कोड को, कैलकुलेटर के लॉजिक को 4 मॉड्यूल्स या फंक्शंस में डिवाइड कर लिया, F1, F2, F3 एंड F4। F1 में एडिशन से रिलेटेड फंक्शनैलिटी मौजूद है, F2 में सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड फंक्शनैलिटी मौजूद है, F3 में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड फंक्शनैलिटी मौजूद है और F4 में डिवीजन से रिलेटेड फंक्शनैलिटी मौजूद है। अब जब प्लस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मेन फंक्शन जो है F1 को कॉल कर लेगा, जब माइनस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मेन फंक्शन जो है F2 को कॉल कर लेगा। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो मेन फंक्शन जो है F3 को कॉल कर रहा है, और अगर डिवीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो मेन फंक्शन F4 को कॉल कर रहा है। और स्टूडेंट्स कॉल करने का मतलब ये है कि मेन फंक्शन जब इनमें से किसी भी फंक्शन को कॉल करता है तो उस फंक्शन में लिखी हुई स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। अब स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करते हुए F1, F2, F3, F4 इन चारों के चारों फंक्शन को अलग से इंडिपेंडेंटली डेवलप भी किया जा सकता है और इंडिपेंडेंटली कंपाइल भी किया जा सकता है। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम प्रोग्राम लॉजिक में से एरर्स जल्दी से फाइंड कर सकेंगे।
प्रोग्राम में एरर्स आने के कम चांसेस होंगे। कहीं कोई चेंजिंग करनी है, अगर हमने प्लस की फंक्शनैलिटी में चेंजिंग करनी है तो हमें सिर्फ F1 को ही छेड़ना पड़ेगा, F2, F3 और F4 का उससे कोई कंसर्न नहीं होगा। और इस अप्रोच की वजह से प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, प्रोग्राम को समझना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एक ही ब्लॉक में नहीं होंगी, बल्कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ ही हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।